बहुत स्वागत है, आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ आपके साथ, मेहमान बने हुए हैं समीर चौगांवकर साहब, शांतनु गुप्ता जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, अश्वथन त्रिपाठी जी और हमारे दक्षिण भारत के संपादक टी राघवन। वो भी आज स्टूडियो में हैं क्योंकि दक्षिण भारत बहुत वजन लेकर के आया इस बार बीजेपी के लिए भी, और अब तो एलआई भी वहां से हैं, टीडीपी, वहां से क्या क्या मांग हो रही है और बीजेपी अपने कौन से लोगों को दक्षिण से ला सकती है, इस पर हमने चर्चा की। दो नाम जो है बीजेपी के, वो एक हारा और एक जीता। और जीता जीता ऐसा नहीं, बहुत बड़ा जीता। वो हैं हमने बात की मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान को कोई अहम भूमिका मिलेगी। एक नाम और जो है ऐसा एक खट्टर साहब का चल रहा है। खट्टर साहब पर हम डिस्कशन नहीं कर पाए, उनका क्या किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री, करनाल से चुनाव लड़ाया गया, जीत गए। उस वक्त ये लग रहा था कि इनको कोई भूमिका दी जाएगी चुनाव से पहले ही। क्या हो सकता है? खट्टर जी मोदी जी के ट्रस्टेड हैंड हैं संगठन के समय से, और मेरा ये मानना है कि खट्टर जी को नरेंद्र मोदी के जो मोदी 3.0 हम लोग कह रहे हैं, उसमें एक अच्छे मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी दी जाए। मंत्रिमंडल इनका नाम नहीं चलता, पार्टी नहीं, मुझे नहीं लगता है ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। और देखिए, खट्टर साहब इस समय संघ के सबसे भरोसेमंद आदमी, अगर आप देखोगे जो सांसद बनकर आए, जो पार्टी संगठन में आए, खट्टर साहब शिवराज सिंह चौहान से भी ज्यादा भरोसेमंद इस समय संघ नेतृत्व के करीबी रहे। मोदी जी से बहुत करीबी संबंध रहे, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल रहे, मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल उनका अच्छा रहा है, सहज सरल आदमी है। निश्चित रूप से हरियाणा के 2 बार के मुख्यमंत्री रहे, बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, या तो कैबिनेट मंत्री बनेंगे या हो सकता है संगठन उनको अंदर को उनको जिम्मेदारी दी जाए। प्रधानमंत्री मोदी संगठन में जिम्मेदारी तो पार्टी अध्यक्ष हो सकती है उनके लिए। देखिए, मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी ने जिन भी मुख्यमंत्रियों से पद खाली करवाया होगा, उनके लिए सोच के रखा होगा कि इनको मुझे क्या जिम्मेदारी देनी है। सिर्फ सांसद बनाकर उनको लेकर आएंगे। खट्टर साहब और मुझे एक लगता है गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री का नाम भी हम भूल रहे हैं, जिन्हें जिम्मेदारी मिल सकती है संगठन के अंदर या कैबिनेट में, विजय रूपाणी जी को, क्योंकि वो पंजाब के प्रभारी रहते हैं, उन्होंने काफी मेहनत की वहां पर। रूपाला साहब का क्या होगा? मुझे तो पुरुषोत्तम रूपाला ड्रॉप होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि ड्रॉप किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री, उनका राजपूतों के खिलाफ दिया गया बयान, उसकी पता नहीं कितना डेंट उसका पड़ा, लेकिन माहौल तो पूरे चुनाव में बना रहा उनको लेकर के। रूपाला साहब ड्रॉप होंगे क्या? हालांकि पता नहीं रूपाला जी का बयान कर गया या भारतीय जनता पार्टी के भीतर बाहर जो नेता थे उन्होंने ऐसी रणनीति रची। और मतलब मुझे तो नहीं समझ में आता कि राजपूतों का सेंटिमेंट क्यों नाराज होगा। राजनाथ सिंह राजपूत नेता है, देश के रक्षा मंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ भले योगी हैं, महंत हैं, लेकिन राजपूत नेता हैं। तो मुझे नहीं समझ में आता कि ऐसा कैसे कह सकते हैं कि राजपूतों को सेंटिमेंट खराब था। मनसुख मांडविया इस वक्त हेल्थ मिनिस्टर हैं, पक्के तौर पर रहेंगे, बने रहेंगे, पक्के तौर पर रहेंगे। मुझे नहीं लगता है पुरुषोत्तम रूपाला भी रहेंगे। राजस्थान से कोई और नाम समझ में आता है आप लोगों को? एक बार को मुझे दुष्यंत का नाम लगता है, नहीं तो वसुंधरा। हाँ, दुष्यंत आ कैसे वो सकते सेटल हैं, करेंगे, तो मेरे ख्याल से दुष्यंत जो वसुंधरा के बेटे खुद वसुंधरा जी नहीं, खुद वसुंधरा जी नहीं, सांसद नहीं, देखिए अर्जुन राम मेघवाल लॉ मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री में उनको प्रमोट कर दिया था, दलित हैं, अर्जुन राम मेघवाल बन सकते हैं। ओम बिरला स्पीकर बनेंगे नहीं, अब ओम बिरला का क्या करोगे आप? कैबिनेट में आपको उनको लेना पड़ेगा। स्पीकर कभी आपको याद आता है कि लंबे एक कार्यकाल के बाद दूसरा भी स्पीकर कांग्रेस में हुआ है, बलराम जाखड़ रहे 2 बार लगातार, राजस्थान से थे। ओम बिरला हो सकते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के अंदर ओम बिरला को दोबारा बनाया जाएगा। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ले कहा जाता है कि वंस ए स्पीकर ऑलवेज ए स्पीकर, बट भारत में ऐसा नहीं हुआ है। ओके, एक आधी अपवाद के तौर पर आप देख बलराम जाखड़ लगातार 2 बार। लेकिन स्मृति ईरानी का क्या होगा? एक व्यूअर ने पूछा मुझसे, स्मृति ईरानी हार गई चुनाव, लेकिन सरकार में बनी रहेंगी या नहीं? नहीं, देखिए सरकार में रहेंगी या नहीं रहेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। और अब 2 चीजें हैं। अगर मान लीजिए कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी बन के आ रहे हैं, जो कि एक चर्चा है, बार बार ये कहा जा रहा है कि क्या वो आएंगे, और मेरा ये मानना है कि उनको आना चाहिए। अगर राहुल गांधी इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, तो उनको अब संसद में बाकायदा जिम्मेदारी लेके आना चाहिए, क्योंकि पहले भी वो ये काम करते रहे। तो जो कहते हैं ना कि समस्या गिनाने से थोड़ा आगे बढ़ो भाई, समाधान की तरफ जाओ, पार्टी को आगे से लीड करें। स्मृति ईरानी को मुझे लगता है कि दोनों ही चीजें हो सकती है, मंत्रिमंडल में जगह भी मिल सकती है या संगठन में भी उनका उपयोग पार्टी कर सकती है। और जो अभी हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां जरूरत है, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य। मुझे जैसे नाम याद दिलाइए जो चुनाव हारने के बाद ही मंत्री बनाया गया हो। स्मृति ईरानी ही है। स्मृति ईरानी स्वयं है, हारने के बाद मंत्री बनाया गया। 14 में हारी तो और बाकी तो मोदी मंत्रिमंडल में तो बहुत सारे लोग हैं जो चुनाव ही नहीं लड़े, तो उनके हारने जीतने की बात ही नहीं। जो भी पेट्रोलियम मंत्री है, अमृतसर से चुनाव हार गए थे 2019 का, फिर भी मंत्री बनाया उनको। चुनाव हारे थे, अमृतसर से हार गए थे, उनको बनाया गया। तो इससे बहुत लोग रहे। स्मृति ईरानी सरकार में हो सकती है, आपको लगता है दोबारा? मुझे संभावना कम लग रही है। मुझे लगता है संगठन में लेंगे, अभी सरकार में नहीं लेंगे। मुझे लगता है कि उनको संगठन में भारतीय जनता पार्टी ये स्थान उनका उपयोग कर सकती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हम सब देख रहे हैं कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के हार की बात हम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग बंगाल को फिर से एक बार नेग्लेक्ट कर रहे हैं।
बंगाल में इस बार आकलन यह था कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम 28-30 सीटें रह गई जीतेगी 9 और रह गई 9। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी बात है जो एक वहाँ पर एक जुझारू नेतृत्व और बंगाल को समझने की फिर से आवश्यकता है। जो बंगाल की राजनीति को जानते हैं उनसे बात करने पर यह वो यही बताते हैं कि देखिए बंगाल की राजनीति को बंगाली होकर के ही आप समझ सकते हैं और लड़ सकते हैं। स्मृति ईरानी में वो क्षमता है या नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन इतना मैं जानता हूँ बहुत आर्टिकुलेट हैं, बहुत ही राजनीति की उनकी समझ में है और वो कई भाषाओं की जानकार भी हैं। लेकिन समस्या तो मुझे नहीं लगता है अब कैसे, ये तो देखें इस सरकार में तो कोई भी किसी चीज गुरु जी आपसे बात कर रहे हैं, अभी बिहार रह गया, पूरा बिहार डिस्कस नहीं हुआ। बिहार से बताइए नाम। बिहार से पहले कि अखिलेश यादव विधानसभा में रहेंगे कि संसद में रहेंगे, ये भी एक प्रश्न है। मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश की सीट को छोड़ेगा। राहुल जी अखिलेश की अभी डिस्कशन में करता हूं, समय है मेरे पास। बिहार के नाम बताइए। देखिए बिहार के नाम पर मुझे लगता है कि इसे ये भारतीय जनता पार्टी और चूंकि जेडीयू दोनों का वोट बैंक करीब करीब सेगमेंट जो है वो एक ही पड़ जाता है, एक्सेप्ट ये कि जो कुर्मी और कुशवाहा का वोट बैंक है वो जेडीयू की तरफ ज्यादा झुका हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का। बिहार के लेकिन मुझे लगता है कि चर्चा पहले कर ले, उससे क्लैरिटी होगी। गिरिराज सिंह रहेंगे मंत्रिमंडल में। अब गिरिराज सिंह पर यह भी एक ये है कि क्या ललन सिंह को दिया जाता है। यदि ललन सिंह को दिया जाता है, नीतीश की गिरिराज जी से ऐसे भी थोड़ी बहुत टकराव रहता है, तो वैसी स्थिति में क्या वो ललन सिंह का पत्ता खेल करके गिरिराज सिंह का पत्ता काटना चाहेंगे? जेडीयू कोटे से हो जाए ललन सिंह। दोनों भूमिहार हैं, ये एक बात है, दोनों भूमिहार को कैबिनेट में जाना, स्थान देना, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है। जाता है गिरिराज जी को बड़ा पसंद करते हैं। नहीं, खतरा ये भी है ना कि भारतीय जनता पार्टी अपने भूमिहार वोट बैंक को बन रहा है या ललन सिंह के थ्रू जेडीयू अपने भूमिहार वोट बैंक को बनाए। प्रसाद की वापसी, रविशंकर प्रसाद वापस आ सकते हैं क्या? कम संभावना है सर। कम लगती है आपको? कम संभावना लग रही है रविशंकर जी। नहीं, मुझे लगता है कि वापसी हो सकती है, क्योंकि मोदी 3.0 में जो आप कहते हैं ना कि सीनियर मिनिस्टर्स के लिहाज से तो रविशंकर प्रसाद की संभावना बन सकती है। और जिस तरह से पिछले कुछ समय में पार्टी ने थोड़ा सा उनका उपयोग जिस तरह से करना शुरू किया, तो उससे भी लगता है कि संभावना हो सकती है। नित्यानंद राय की संभावना बनती है। बिल्कुल नित्यानंद राय की संभावना बनती है। और क्या रूढ़ी फिर से राय यादव है क्या? नित्यानंद राय यादव है। और वहां भी अमित शाह ने जाकर कहा था कि इनको जिता के भेजिए, बड़ा आदमी मैं बनाऊंगा, तो एलिवेट हो सकते हैं। और शांभवी चौधरी के लिए प्रधानमंत्री ने बोला था सबसे कम उम्र की जो सांसद बन के आई है, तो मुझे लगता है कि वो भी एक वहां से मंत्री पद की दावेदार हो। और कोई नाम बिहार से आपको याद आ रहा? जेडीयू से याद आ रहा? ललन सिंह तो बनेंगे ही ना। संजय ने हो सकता है कि ललन सिंह की जगह, देखिए पिछली बार भी ऐसा कहा जा रहा था कि ललन सिंह को बनाया जा रहा था, लेकिन नीतीश जी ने ही जानबूझ करके लंगी मारा उसमें और ललन सिंह को नहीं ला करके और उन्होंने आरसीपी सिंह को लाया। ये और बाद में रिपोर्ट ये किया कि भाई हम तो आरसीपी सिंह को चाहते ही नहीं थे, ललन सिंह का चूंकि उनके साथ बड़ा अच्छा घनिष्ठ संबंध है, तो ये हो सकता है। राजनीति में देखिए सबसे राजनीति की एक यही पहचान है कि आप जो बढ़ रहा है उसका टांग कितना नीचे खींच करके आप गिरा देते हैं और आप अपने समानांतर किसी को खड़ा नहीं होने देते हैं। तो ये तो बिहार की राजनीति में होगी। ठाकुर बन सकते हैं सर, कर्पूरी ठाकुर के बेटे राज्यसभा से सांसद है जेडीयू से, रामनाथ ठाकुर एक बन सकते हैं। इसके अलावा संजय झा बहुत करीबी नीतीश कुमार के, संजय झा राज्यसभा भेजे अभी अप्रैल में, वो अरुण जेटली के भी बहुत करीबी रहे हैं। ये मत बोलना चाहिए कि संजय झा जो हैं अरुण जेटली के थ्रू ही, अरुण जेटली के बड़े करीबी रहे हैं और वो एक ढंग से वो सेतु रहे हैं। एक सेकंड, जेडीयू से दो लोग अगर होते हैं तो ललन सिंह, संजय झा, ये दो ही नाम। जेडीयू से ऐसा कहा जा रहा है कि चार एक साथ नहीं बन सकते हैं। इनमें से कोई एक ही बनेगा, या ललन सिंह बनेंगे या संजय झा बनेंगे। क्यों दोनों नहीं बनेंगे? क्यों? एक जातीय समीकरण, सामाजिक समीकरण भी होता है ना। नीतीश कुमार अपने मतदाता समूह की भी तो बात करेंगे ना। ये दोनों लोग उनके नजदीकी हैं, लेकिन दोनों अपर कास्ट हैं। बिल्कुल, तो इसलिए इनमें से कोई एक ही बन सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी मतलब हाल के दिनों का जो घटनाक्रम रहा है उसमें संजय झा ज्यादा प्रभावी हैं ललन सिंह से। एक मिनट, जो भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से लाने में, भारतीय जनता पार्टी के नजदीक लाने में जो है वो भूमिका जो है वो इन्हीं की रही है। संजय झा की दूरी करने में ललन सिंह की भूमिका थी। संजय झा और एक तो मीटिंग में ऐसा कहा जाता है कि नीतीश जी ने कहा भी, बहुत खुल करके कहा, भाई इन्हीं के कारण तो हम ऐसा हुआ। संजय झा नहीं, ललन सिंह के कारण हम दूर हटे। अरे एक मुझे बार बार ख्याल आ रहा है कि भाई रिप्रेजेंटेशन इस बार एमपी का कुछ बड़ा कोई और आएगा क्या? क्योंकि एमपी पूरा आएगा इस बार बीजेपी के पास।
शिवराज जी के अलावा नाम कोई दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, ज्योतिराज सिंधिया है सर, एक शिवराज सिंह चौहान बड़े नेता वहां से बन के आए। इंदौर से लालवानी का नाम भी इस बार चल रहा है कि सबसे ज्यादा वोटों से वो जीते हुए हैं, सिंधी कम्युनिटी से अकेले आते हैं, उनका हो सकता है। इस बार कविता पाटीदार का भी नाम है जो राज्यसभा से गई हुई है। ओके, चलिए आइए अब जरा बात कर लेते हैं कांग्रेस के खेमे की। अभी खबर अभी आ रही है सीडब्ल्यूसी की बैठक में। अब पहले भूपेश बघेल ने बात की थी, अब दिग्विजय सिंह ने सीडब्ल्यूसी में कहा है लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका इस बार राहुल गांधी को लेनी चाहिए। हम लोग भी ये चर्चा कर चुके हैं, राहुल गांधी ने कोई पद अपने पास, पद के तौर पर क्या रहा है उनके पास सांसद के अलावा? वो पहले अपनी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट बने थे, फिर प्रेसिडेंट बन गए, अध्यक्ष का पद उन्होंने 2019 के चुनाव के हार के बाद छोड़ दिया था। इस वक्त उनके पास कोई पद नहीं है, केवल सांसद हैं। और अधीर रंजन चौधरी जो है लोकसभा में नेता उनके हुआ करते थे, लेकिन अब पूरे विपक्ष का संयुक्त नेता बनेगा और एलओपी का पद सबसे ज्यादा सीटों जिसकी सीटें आती हैं उस पार्टी को मिलता है, वो कांग्रेस को मिलने जा रहा है। क्या राहुल गांधी ये भूमिका लेंगे? राघवन, क्या लग रहा है? जी देखिए, जो खबर है साउथ से, तो वहाँ तो चाहते हैं लोग कि एक बार राहुल गांधी बड़े लेवल पर जाएं। एमके स्टालिन, अगर हम बात कर लें, सबसे बड़े स्ट्रांगेस्ट अलाई हैं, डीएमके के नेता हैं, तमिलनाडु के सीएम हैं। उन्होंने शायद पर्सनली ये कहा है राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान कि आपको नेता प्रतिपक्ष बनना चाहिए। मुझे लगता है बाकी जितने भी अलाइज हैं, जो इंडिया ब्लॉक एक बड़ा हिस्सा है तमिलनाडु से कांग्रेस के साथ में, सब ये चाहते हैं कि राहुल स्टालिन भी कह चुके हैं एलओपी बनेंगे, स्टालिन भी चाहते हैं। जी बिल्कुल, स्टालिन चाहते हैं कि राहुल गांधी जो हैं वो एलओपी बने। क्या वो कोई ऐसी जिम्मेदारी लेंगे? मुझे थोड़ा सा इसमें शक इसलिए हो रहा है कि देखिए, आप यदि नेता प्रतिपक्ष बनते हैं तो उसमें आप में सिर्फ, अभी तक आप देखेंगे कि राहुल गांधी रेटरिक पर बात करते हैं, और रेटरिक पर, चाहे वो खटाखट का रेटरिक हो, चाहे वो जातीय आरक्षण की बात लेकर के हो, जातीय जनगणना की बात हो, वो 3-4 मिनट से ज्यादा कहीं पर टिक नहीं पाते हैं, उनका शिफ्ट करते रहता है। जब वो नेता प्रतिपक्ष बनेंगे तो उनके लिए उनको रूल बुक पर भी जाना पड़ेगा। Exactly. कई चीजें ऐसी होंगी जो उसी समय इंस्टेंटली उनको स्टैंड लेना पड़ेगा, और कई बार उसमें बहुत भारी गलती होने की संभावना है। आपको ध्यान होगा कि अधीर रंजन चौधरी ने क्या से क्या बोल दिया था, और ये वार्तालाप के दौरान, देखिए, और जब उसका आप लीडर पॉलिटिकल ऑपोजिशन फायदा होते भारतीय हैं जनता पार्टी को पार्लियामेंट के मिलेगा। अंदर, तो एक तो आप पूरे विपक्ष की आवाज बन जाते हैं, पहली बात तो ये। दूसरा, कई मौके ऐसे आते हैं जब वहां पर डिबेट होती है, चर्चाएं होती हैं, कई बार आपको चर्चा की शुरुआत करनी पड़ती है, नहीं, कई बार आपको रिप्लाई करना पड़ता है। नहीं, कई प्रधानमंत्री ऐसे के बाद आज तक प्रधानमंत्री और राहुल गांधी आमने सामने शायद नहीं बैठे होंगे, लेकिन अब आमने-सामने बैठना होता है। पड़ेगा वैसे ही प्रधान, स्थिति में। एक तरफ प्रधानमंत्री इधर है सत्ता पक्ष की ओर, तो दूसरी ओर इक्विवेलेंट जो है सत्ता विपक्ष की ओर एलओपी होता है। नहीं, मैं कह रहा हूं जो कमिटी में कई ऐसे जो मान लेते हैं कि जो कमिटी होती है, जो बड़े अपॉइंटमेंट होते हैं, जिसमें चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं, उनके CBI मेंबर चीफ के, की, सीबीआई के, CBI चीफ, उसमें वो प्रधानमंत्री जहां होंगे वहीं पर होंगे, और राहुल गांधी तो खुल करके राजनीति करेंगे। बाकी अधीर रंजन चौधरी वगैरह को समझाया भी जा सकता था, लेकिन राहुल गांधी तो वहां जा करके बैठ करके उसके लिए तो जाएंगे नहीं। जैसे अभी आपको इलेक्शन कमीशन कौन सदस्य होंगे, वो कमेटी होती है, उसमें प्रधानमंत्री, एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर, राहुल गांधी का इंटरेस्ट ये होगा कि वहां से तुनक करके बाहर निकले और प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले से आयोजित करके अब मुझे एक लाइन में बताइए, आपको लगता है राहुल गांधी इस टकराव की संभावना बहुत ज्यादा दिखती है? शांतनु, देखिए, लगता नहीं है, क्योंकि लीडर ऑपोजिशन बड़ी मेहनत का काम है, उन्हें रूल बुक पता होनी चाहिए, फ्लोर कैसे मैनेज करना। उनकी 17वीं पार्लियामेंट में अटेंडेंस मात्र 45-40%। आपको पार्लियामेंट में आना पड़ेगा पहले उठ के, जो उनके लिए उनके जो राजसी नेचर है, जो केवल 2 महीने पहले कैंपेन करते हैं, मुझे लगता है उनकी फितरत से तो बहुत परे है। ये जिम्मेदारी का काम वो नहीं लेंगे, जिम्मेदारी का मेरे ख्याल से नहीं लेंगे वो। नहीं, लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। मैं मानता हूं कि अगर वो नहीं लेंगे तो गैर जिम्मेदार नेता, जिसको कहते हैं ना कि समस्या दिखाना, समाधान न बताना, उसके ऊपर जाएगा। लेकिन ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, उस पर जो सारी टिप्पणियां हैं उसमें मैं अपनी एक तरह से कहेंगे सहमति जोड़ता हूं। लेना चाहिए, लेकिन लेने में थोड़ा उनको डर लग रहा होगा, तैयारी कर रहे होंगे, हो सकता है मान जाए। राहुल गांधी ने जीवन में कोई जिम्मेदारी ली नहीं, हमेशा जिम्मेदारी थोपी गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थोपा गया था, रायबरेली से चुनाव लड़ना ये भी उन पे थोपा गया। अब कांग्रेस थोपी देगी आपको बनना ही है, तो वो ले लेंगे कि ठीक है बना रहे हो तो मैं बन जाता हूं। अब इस बीच एक चलिए राहुल गांधी देखते हैं क्या करते हैं। उन्होंने, शांतनु ने अच्छी बात याद दिला दी। अखिलेश यादव क्या करेंगे भाई? अभी पहले वो 2019 में आजमगढ़ से लड़े, जीते, फिर विधानसभा का चुनाव आ गया तो छोड़ दिए। सौरभ जी, लेकिन एक दोबारा वही करेंगे क्या? एक बात आपने ध्यान दिया है कि नहीं, ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के थ्रू सबसे मिल रहे हैं, खाली राहुल गांधी से नहीं मिल रहे हैं। कांग्रेस की राजनीति को वो बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। वो अखिलेश यादव से मिला है, वो
आप जाकर के आप देखिए उद्धव ठाकरे से मिलते हैं, सभी इंडिया के गठबंधनों से मिलते हैं, लेकिन ममता जी की प्रतिनिधि राहुल गांधी वो से मुझे नहीं पता नहीं खबर ये आई थी, ममता जी ने वहां जब चुनाव जीतने के बाद ये कहा था कि मैंने सब लोगों को बधाई संदेश भेजे इंडिया गठबंधन में, कांग्रेस को भी भेजा, नाम नहीं बताया किसको। राहुल लेकिन गांधी को उन्होंने कहा मैंने उसका जवाब भी संदेश नहीं भेजा, आया। लेकिन जवाब नहीं आया, अभी शायद वो बिजी होंगे। तो हो सकता है उन्होंने खड़गे साहब को क्या, राहुल गांधी को थोड़ी डायरेक्ट मैसेज करेंगे, तो सोनिया जी को क्या हो गया, खड़गे साहब को क्या होगा। बहरहाल दो विषय पर शॉर्ट कमेंट ब्रेक आप पर लेना पड़ेगा मुझे। अखिलेश यादव क्या करेंगे, शांतनु क्या लगता है आपको, सांसद बने मेरे रहेंगे? ख्याल से वो सांसद रहेंगे। इस समय यूपी की कोई भी सीट छोड़ना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा हारी है, कम सीटों पर आई है, बिल्कुल तैयार बैठे। मुझे लगता है यूपी की कोई सांसद की सीट इस समय वो नहीं सांसद छोड़ेंगे। बने रहेंगे जब सांसद तक यूपी बने में विधानसभा का चुनाव नहीं आता। लेकिन उनके लिए ज्यादा अच्छा विधानसभा में होता है, क्योंकि जब विधानसभा में रहते हैं तो उनकी योगी आदित्यनाथ से झड़प होती है, बात होती है, उनको अगला विधानसभा चुनाव आएगा 27 में, उनके लिए ज्यादा चलिए तो क्या आजमगढ़ में बाइपोल होगा, ऐसे ही ये देखना है क्या राहुल गांधी अमेठी रखेंगे या वायनाड। खबर एक है राघवन के पास। जी बिल्कुल, देखिए साफ साफ वहां से इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि वायनाड को छोड़ देंगे राहुल गांधी। लेकिन इसमें एक दिलचस्प ट्विस्ट ये है कि वहां के जो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं एनडी अपचन, उनका ये कहना है कि वो चाहते हैं कि राहुल गांधी की जगह अब वायनाड से प्रियंका गांधी चुनाव लड़े। ये हमें बताया जा रहा है कि वहां से एक पूरा बाकायदा प्रपोजल जो है स्टेट यूनिट कांग्रेस की भेजने जा रही है। और जब हम देखेंगे कि अगले सप्ताह जब वायनाड की जनता से बात करने के लिए राहुल गांधी पहुंचेंगे तो प्रियंका गांधी ये नई बात आई, प्रियंका इस बार साउथ से सेफ सीट है वायनाड, 2 बार साबित कर चुकी है। बिल्कुल हर्षवर्धन की त्रिपाठी जी टिप्पणी इस पर हो जाए। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि प्रियंका अगर राजनीति में आ पाई तो हम लोग चर्चा करेंगे। मुझे लगता है कितना भी प्रस्ताव आएगा अंत में होगा ये कि वहां से कोई और चुनाव लड़ेगा, कोई और प्रियंका नहीं ऐसा मुझे लगता है। चलिए ये चर्चाएं भी चलती रहेंगी दोस्तों हमारे। अब बहुत राज्य भर देश भर के राज्यों में बड़े बड़े नेताओं की हमने चर्चा की, कांग्रेस के में की भी बात कर ली। आज कहानी कुर्सी की में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको रोज की तरह मजा आया होगा। बहुत धन्यवाद समीर जी, शांतनु जी, प्रोफेसर साहब, हर्षवर्धन जी, राघवन, बहुत शुक्रिया आपका। मोदी 3.0 में किसकी बर्थ कंफर्म है, यूपी, बिहार, आंध्र, महाराष्ट्र के लिए क्या फॉर्मूला फाइनल हुआ है आज, राजधर में इसकी पूरी डिटेल दोपहर 3 बजे दिखेगा। लौटते हैं हम।